Hello everyone, I am Alicia and today I am going to discuss the chapter French Revolution. I hope कि आपको मेरी explanation समझ आए, पसंद आए। मैं आपके साथ अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ये मैंने PDF बनाया है खुद से and I have added my own elements in this. I have collected information from different places, different sources as well. तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है एक चैप्टर है क्लास 9 में CBSE में एंड आई वुड से इवन इफ दिस वाज नॉट अ चैप्टर ऑफ द स्कूल स्टिल हमें इसके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि ये हिस्ट्री का एक सिग्निफिकेंट पार्ट रहा है। ओके, सो लेट अस सी। बिफोर गोइंग इनटू द हिस्ट्री डीपली, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि फ्रांस जो है कहाँ है। फ्रांस इज़ अ कंट्री इन वेस्टर्न यूरोप। ठीक है, यूरोप के वेस्ट साइड में ये कंट्री है। बाकी स्क्रीन पे आपको ये पर्पल कलर देन रेड कलर बीच में वाइट पोर्शन दिख रहा होगा, तो ये क्या है आप इससे समझ गए होंगे दैट दिस इज़ द फ्लैग ऑफ फ्रांस। ठीक है, ये फ्रांस के फ्लैग का कलर है। लेट मी जस्ट जूम इन, सो यू कैन सी दैट आई हैव कलेक्टेड दिस इंफॉर्मेशन। सो आई थॉट दैट हिस्ट्री में जाने से पहले हमें प्रेजेंट टाइम का पता होना चाहिए। सो ये जो वीडियो है ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है इस चैप्टर का। आई हैव डिसाइडेड कि मैं पोर्शन वाइज आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि अगर मैं एक ही में एक्सप्लेन करूँगी तो हो सकता है वो आपको बोरिंग लगे और लेंदी लगे और स्लोली स्टेडली आप शायद भूल भी जाएंगे। लेकिन अगर आप सब टॉपिक्स वाइज पढ़ेंगे देन इट विल बी बेटर। सो आई विल जस्ट रीड आउट द पॉइंट्स एंड आई विल एक्सप्लेन यू। सो कैपिटल इज़ पेरिस। जब भी हम पेरिस का नाम सुनते हैं हमारे दिमाग में आईफल टावर एंड वहाँ का फैशन वर्ल्ड आ जाता है। बट पेरिस एक सिग्निफिकेंट प्लेस रहा है हिस्ट्री में, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। एंड इट इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस। उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है फ्रांस की? फ्रेंच। नेशनैलिटी फ्रेंच। ओके, नाउ रिलीजन, मेजॉरिटी जो रिलीजन है वो क्रिश्चियनिटी है, आपको इतना याद रखना है। मेजॉरिटी इज़ क्रिश्चियन, यानी कि क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। और बाकी जो इसमें इम्पोर्टेंट लगे आपको वो है प्रेसिडेंट। यस, प्रेसिडेंट इज़ इमैनुअल मैक्रन और ये काफ़ी न्यूज़ में भी रहते हैं। प्राइम मिनिस्टर एलिजाबेथ बॉर्न। यस, अब पूछा जाए कि इसकी गवर्नमेंटशिप कैसी है तो आपको याद रखना है फ्रांस की गवर्नमेंटशिप है यूनिटरी सेमी प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक। ओके, जैसे हमारे कंट्री में हमारा पार्लियामेंट है वैसे वहाँ का लेजिस्लेचर पार्लियामेंट। हमारा जो अपर हाउस है दैट इज़ राज्यसभा, वहाँ पे सीनेट को अपर हाउस कहते हैं और वहाँ का लोअर हाउस है नेशनल असेंबली। यहाँ पे मैंने एक मैप ऐड किया है फ्रांस का, आप देख सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो कंपेयर इफ़ यू वांट विद द मैप ऑफ हिस्ट्री ऑफ फ्रांस, यानी कि जो हिस्टोरिकल मैप है फ्रांस का। अभी लेटेस्ट भी जो आपने न्यूज़ देखी होगी और आपको पता भी होगा दैट किस तरीके से इस वक्त नेटो एंड वॉर्सो पैक्ट से रिलेटेड जो है क्या चेंजेस हुए हैं, क्या चीज़ें अभी भी लाइमलाइट में आई हैं इन द न्यूज़। सो ये आप देख सकते हैं फ्रांस का मैप एंड यू कैन सी पेरिस ऑल्सो। अब इस वीडियो में मैं आपको बस रीड आउट करके और एक्सप्लेन करूँगी। आई होप आपको समझ आए मेरी एक्सप्लेनेशन, because I think I won't be able to mark anything in this type of video since I'm sharing the screen. अब फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में हम पढ़ते हैं। अब एक सिचुएशन बताती हूँ मैं आपको कि आप किसी कंट्री में रह रहे हैं। अब कंट्री का जो लीडर है, जो हेड है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने सिटीजन्स की, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, किसी भी समुदाय से, किसी भी कम्युनिटी से, कहीं किसी भी सेगमेंट से हो, आप उसकी प्रोटेक्शन करें, आप उसकी तरफ रिस्पॉन्सिबल रहें, है ना, क्योंकि उस लीडर की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एंड ही इज़ आंसरेबल टू द पब्लिक, ईच एंड एवरी पब्लिक, चाहे वो मेन वीमेन चिल्ड्रन एनीबडी।
whether lower caste, upper class, lower class, middle class, anyone. यानी कि हम उसे अपना प्रोटेक्टर मानते हैं. बट कैसा लगेगा कि जो जिस कंट्री में आप रह रहे हैं, जिस जगह पे आप रह रहे हैं, वहाँ का लीडर ही जो है ट्रेनिकल बन जाता है और किस तरीके से अपने ही लोगों पर अत्याचार करता है. तो डेफिनेटली आपके मन में एक हीन भावना होगी, आप एजिटेट करेंगे. सो वैसे ही फ्रांस के लोगों के अंदर भी एक एजिटेशन, एक रिटेलिएशन जो है, जिसने जन्म लिया इस रिटेलिएशन ने. देखते हैं इस रिटेलिएशन से रिवॉल्यूशन तक का सफ़र कैसा रहा. सो मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, मैं बाकी वीडियो बाद में अपलोड कर दूंगी. एंड आई विल ट्राई कि इसका एक प्लेलिस्ट बन जाए सेपरेटली, एंड आई विल ऑल्सो अपलोड द वीडियोज़ फॉर क्लास 10th. सो लेट अस सी. क्लास 10th में यूरोपियन यूनियन होगा, तो उससे पढ़ने से पहले आप अगर भूल गए हैं तो आप एक बार फ्रांस यानी कि जो वीडियो है आप वो देख सकते हैं. सो गिस्ट ऑफ द चैप्टर यानी कि इस चैप्टर का सार क्या है, आई जस्ट रीड आउट. तो ये बात शुरू होती है किंग लुइस 16 को, जब जो कि बर्बन फैमिली से बिलोंग करता था, उसे फ्रांस का थ्रोन दे दिया गया, उसे फ्रांस की गद्दी संभालने के लिए चुना गया. ऐसे ही होता था मोनार्ची में, ऐसा ही होता है बेसिकली कि जो आने वाले सक्सेसर्स होते हैं उसको वो थ्रोन मिल जाता है. वैसे किंग लुइस 16 ओके 1774 में इन्हें ये थ्रोन मिला फ्रांस का, और वो उस समय 20 साल के थे. वो बर्बन फैमिली से बिलोंग करते जो कि काफ़ी अच्छी खासी लग्जूरियस फैमिली थी. शुरू से इन्होंने बहुत लग्जूरियस लाइफ जी है, देखी है, और उन्होंने हमेशा से वहाँ राज किया है. इस बार बारी थी किंग लुइस 16 की. ओके. Of the Bourbon family was barely 20 years old when he ascended the throne of France. He was married to Austrian princess Mary Antoinette. इसकी शादी करा दी गई थी, एंड उसकी वाइफ का नाम था, इनकी उसकी जो क्वीन थी उसका नाम था मैरी एंटोनेट. द न्यू किंग अपॉन एक्सेशन फाउंड द ट्रेजरी कॉफर्स एम्प्टी. अब आप सोच रहे हो कि इसका क्या मतलब है. इसका मतलब ये है कि जब किंग लुइस 16 को ये गद्दी दी गई, तो जो भी चीज़ें थी, जो भी ट्रेजर था, जो भी सारी धन दौलत थी, वो ऑलरेडी खाली हो चुकी थी. वो जितने भी कॉफर्स थे, वो भरे ट्रेजर्स थे, वो सारे खाली हो चुके थे. अब किंग लुइस 16 वो है तो किंग ही, अब उसको एक अपनी लाइफ जीनी है, लग्जूरियस लाइफ जीनी है, हर तरीके की इन्जॉयमेंट चाहिए उसे. लेकिन अब क्या है, वहाँ पे पैसे नहीं हैं, उस किंगडम में ट्रेजरी पूरी खाली है. अब क्यों खाली है उसका हम रीज़न देखते हैं इस पॉइंट में. द फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ फ्रांस हैड ड्रेन्ड बिकॉज ऑफ लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर एंड द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग अ लैविश कोर्ट एट द ह्यूज पैलेस ऑफ वर्सेल्स. The 13 colonies were helped by France under Louis XVI to gain their independence from Britain, their common enemy. यानी कि जो फ्रांस की फाइनेंशियल रिसोर्स थे पहले, वो ख़त्म हो चुके थे. क्यों ख़त्म हो चुके थे? क्योंकि उन्हें अपना लैविश कोर्ट, अपने कोर्ट को बहुत लैविशली मेंटेन करके रखना था, अपने किंगडम को मेंटेन करना था. दूसरा, जो भी वॉर्स उन्होंने आज तक लड़े हैं, द whole huge sum of money was actually spent on that. Yes, and that is absolutely true. अब उनका जो पैलेस है वो कहाँ था? ह्यूज पैलेस, इट वाज इन वर्साइल. ओके. वैसे इसमें ये वर्साई होना चाहिए बिकॉज जो LLES है दैट हैज़ टू बी साइलेंट एज इन फ्रेंच लैंग्वेज. सो इट इज़ वर्साई. The 13 colonies were helped by France under Louis XVI to gain their independence from Britain, their कॉमन एनिमी. सारा का सारा जो पैसा था वो वॉर में ख़त्म हो गया. बाकी उनका एक कॉमन एनिमी था जो था ब्रिटेन. और साथ ही साथ फ्रांस ने अमेरिका की भी हेल्प करी थी उनके वॉर में, टू फ्री देम फ्रॉम द 13 कॉलोनीज एंड दे देमसेल्व्स. यानी कि लुइस 16 से पहले जो भी उनके ascended थे, they had spent their money
एंड एवरीथिंग फॉर ऑल दिस। तो इसीलिए यही रीज़न था कि जो उनका ट्रेजर था इट वॉज कम्प्लीटली एम्प्टी। नाउ अब इससे क्या हुआ? दिस एडेड another 1 billion livres to the already existing debt of 2 billion livres। यानी कि ऑलरेडी उस कंट्री पे, फ्रांस पे काफ़ी कर्जा था, ठीक है। पहले से ही उनके पास 1 बिलियन लीवर्स का कर्जा था। अब वो, क्योंकि 10% इंटरेस्ट के साथ बढ़ चुका था, अब वो नियरली 2 बिलियन लीवर्स हो गया था। नाउ इन टूडेज टाइम आप जानते हैं दैट द करेंसी इज़ यूरो डॉलर ऑफ यूरोप, ठीक है। उस समय पर्टिकुलरली फ्रांस के लिए हिस्टोरिकली द करेंसी थिंग इज नोन थ्रू लीवर्स, ओके। सो काइंडली रिमेंबर दिस। आपको पहले से ही ध्यान रखना है कि यहाँ पे लीवर्स करेंसी की बात कर रहे हैं, उस मनी की बात कर रहे हैं, तो ये बढ़ के डबल हो चुका था। This forced the French government to spend higher percentage of its budget in paying interest charges alone। अब आपने भी नॉर्मली देखा होगा, हम अगर प्रेजेंट टाइम में भी कोई ऐसा कर्ज लेते हैं, लोन लेते हैं, तो हम किस बेस पे लेते हैं? हम इंटरेस्ट के बेस पे लेते हैं। अगर हम इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे देन वी विल डेफिनेटली गेट इन ट्रबल। सो अगर हम इन सपोज इन टुडेज टाइम वी आर टेकिंग 1 लाख ऑफ लोन, देन हमने जहाँ से जिस भी इंस्टीट्यूट से लिया है वी विल हैव टू रिटर्न दैट विथ इंटरेस्ट। हो सकता है वो डबल हो। सो सेम थिंग फ्रांस के साथ हुई थी, जिसकी वजह से उनका पूरा बजट ऑफ कोर्स वॉर में और अपने पैलेसेस को, अपने कोर्ट्स को, अपनी लग्जूरियस लाइफ को मेंटेन करने में जा चुका था। अब इससे क्या हुआ? बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ गया लोगों पर, एंड इन अ नेगेटिव वे, क्योंकि जो ये इंटरेस्ट था वो काफ़ी हाई था। एंड इस वक्त जो एम्पायर था लुइस 16 का और द बर्बन फैमिली का, दे वर अनेबल टू पे दैट डेप्ट। अगर नहीं देते वो ये डेप्ट को, इस कर्जे को नहीं करते, तो डेफिनेटली कोई ना कोई और स्टेट उस प्लेस को अनेक्स, यानी कि फ्रांस को अनेक्स कर लेता। The government was left with no other alternative but to increase the taxes to meet the expenses of maintaining an army, the court, the government offices, and universities. Yet, even increasing the taxes did not help the government much. Yes, अब देखो, नॉर्मली आपको पता होगा कि गवर्नमेंट के ऊपर कोई कर्ज है, हम अपनी प्रेजेंट सिचुएशन की भी बात करें तो फिर नॉर्मली आपने देखा होगा चीज़ों पे जो है टैक्स बढ़ जाते हैं। जो हमारी कॉमन कमोडिटी होती है, गुड्स होते हैं, उस पर टैरिफ लग जाता है, टैक्स लग जाता है, उसकी जो प्राइस होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि पब्लिक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द गवर्नमेंट एज वेल, एंड स्पेशली थ्रू द टैक्सेस। अब वो उसकी गवर्नमेंट कौन थी? लुइस 16 की ही, क्योंकि जो वहाँ का मोनार्क था वही गवर्नमेंट भी था, सारी लीडरशिप उसके हाथ में थी, ठीक है, हु बिलोंग टू द बर्बन फैमिली। अब उसने क्या किया? उसने टैक्सेस इंक्रीज कर दिए, ठीक है, आर्मी के ऊपर, कोर्ट के ऊपर, ऑफिस, यूनिवर्सिटीज जो भी था। लेकिन काइंडली एक्सक्यूज मी फॉर दैट, सो दैट ही कैन एक्चुअली मेंटेन द एक्सपेंसेस ऑफ आर्मी, कोर्ट एंड गवर्नमेंट, यानी कि इन सब चीज़ों को चलाने के लिए उसने बाकी चीज़ों पे जो टैक्स था वो इंक्रीज कर दिया। अगर वो कोर्ट नहीं चलाएंगे, अपनी आर्मी नहीं चलाएंगे, जो भी गवर्नमेंट ऑफिस है नहीं चलाएंगे, देन दे विल बी इन ट्रबल। तो उन्होंने बाकी चीज़ों पे टैक्सेस इंक्रीज कर दिए, लेकिन तब भी इससे कोई बेनिफिट नहीं हुआ। फिर देखते हैं इन्होंने क्या आइडिया या क्या प्लानिंग करी। अब यहाँ एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट आता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिग्निफिकेंट है, दैट इज़ द डिवीजन ऑफ सोसाइटी। येस, यू नो इट वेरी वेल दैट कि जो फ्रांस की सोसाइटी, इट वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स। फ्रांस कॉलोनी जो है 3 स्टेट्स में डिवाइड हो गई। उन्होंने ये सोचा कि क्योंकि हमें अपना आर्मी मेंटेन करना है, कोर्ट मेंटेन करना है, गवर्नमेंट ऑफिसेज, यूनिवर्सिटीज़ एट्सेट्रा, सो हम और हमें अपना कर्जा भी चुकाना है, जो कि 2 बिलियन लेवर्स था, विच वॉज एक्चुअली द डबल ऑफ द अमाउंट विच दे टुक
एज लोन। अब इससे बहुत प्रेशर पड़ने वाला है थर्ड स्टेट को। देखते हैं कौन कौन सी स्टेट्स थी। ये इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखना। अगर आपको ऑलरेडी पता है देन वेरी गुड, नहीं पता है तो काइंडली रिमेंबर, और ये आपके 10th में भी काम आएगा। Thus, in the 18th century, the French society was divided into three states. These were known as the first state, the second state, and the third state of France. थ्री स्टेट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट स्टेट किसका था, देखते हैं। फर्स्ट स्टेट में थे द क्लर्जीज। क्लर्जी कौन होते हैं? जो बड़े बड़े चर्च चलाते हैं, जो बड़े बड़े पोप्स होते हैं, और इनको बहुत बेनिफिट होता है। इवन इन टुडेज टाइम अगर आप फ्रांस देखोगे, वहाँ के चर्चेस बहुत ही पॉपुलर हैं, और वहाँ के जो पोप होते हैं, जो क्लर्जीज होते हैं, उनका काफ़ी रोल रहता है। वो अभी भी इनको, इस एरिया को, इस क्लर्जीज को बहुत ही ज़्यादा हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, और वहाँ की जो डिसीजंस होते हैं वो भी क्लर्जीज का काफ़ी इसमें इंटरसेक्शन रहता है। लेट अस सी। फर्स्ट था क्लर्जी, देन सेकंड वाज द नोबिलिटी, एंड द थर्ड वाज द बल्क ऑफ फ्रेंच पीपल। बल्क ऑफ फ्रेंच पीपल, जो मेजॉरिटी पीपल थे, वो थर्ड स्टेट में आ गए। फर्स्ट में क्लर्जी हो गए, सेकंड में नोबिलिटी। नोबिलिटी जो बड़े घर के घराने के लोग थे, रिचेस, दो हैड वेरी लग्जूरियस लाइफ, उन्हें भी काफ़ी बेनिफिट मिलता था। और जो बल्क था वो मेजॉरिटी था, पेजेंट्स का, वर्कर्स का, जो गरीब लोगों का था। तो मैंने ऑलरेडी कहा ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो ये इतना आप आज ध्यान रखना, रिवाइज करना। फटाफट मैं आपको तीनों स्टेट्स के बारे में बताती हूँ और कौन से टैक्सेस किस पे लागू किए गए। The first two states were privileged ones. They enjoyed all the favors and rights and were not required to pay any taxes to the state. State यानी कि गवर्नमेंट, जो कि लुई 16 की है। अब जो फर्स्ट टू स्टेट्स थे, फर्स्ट यानी क्लर्जी, सेकंड यानी कि नोबिलिटी, इनको बहुत अच्छी प्रिविलेजेस मिलती थी मोनार्क की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ, जो कि खुद ही गवर्नमेंट है। उनको कोई टैक्सेस पे नहीं करना था, वो अपनी लाइफ ऑलरेडी इंजॉय कर रहे हैं, और भी उनको इंजॉयमेंट और काफ़ी सोर्सेज उन्हें मिल रहे हैं, उनको काफ़ी बेनिफिट हो रहा था, इनफैक्ट उनको काफ़ी प्रिविलेजेस मिल रहे थे। एंड द क्लर्जी हैड द राइट टू कलेक्ट टाइथेस। अब क्लर्जीज जो चर्चेस चलाते थे, उन्हें वो टाइथेस कलेक्ट कर सकते थे, उनका पूरा राइट था दैट दे कैन कलेक्ट द टाइथेस। व्हाट इज टाइथेस बेसिकली हियर? ये एक तरीके का टैक्स है जो क्लर्जी यानी कि जो चर्च के काम आने वाला टैक्स होता है, जो चर्च के लिए कंट्रीब्यूशन होता है। क्लर्जीज उसे कलेक्ट कर सकते थे, उन्हें इतनी प्रिविलेज मिली। और जो नॉबल्स थे, वो उनकी जो भी फ्यूडल ड्यूज़ अभी मैं फ्यूडल सिस्टम भी बताऊंगी इसी में ही कि फ्यूडल सिस्टम क्या था एक्चुअली। वो भी जो भी उनके पुराने, उन थर्ड स्टेट के जो गरीब लोग के जो पुराने ड्यूज़ थे, थोड़े बहुत कर्जे या कुछ पैसे जो भी उन्होंने पहले कभी दिए हैं, वो उसको कलेक्ट कर सकते थे, क्योंकि वो पेजेंट्स एंड वर्कर्स उनके लैंड पे काम करते थे। ठीक है, सो उनको काफ़ी इंजॉयमेंट और काफ़ी प्रिविलेज मिल गया। लेट्स सी द सेकेंड पॉइंट। अब आप सोचे होंगे कि भाई दोनों अमीर एंड दोनों प्रिविलेज वाले तो दे नहीं रहे टैक्स, देन कौन बचा फिर? थर्ड स्टेट, जो कि एक पुअर स्टेट है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर पुअर, और उसी स्टेट को जो है दे हैड टू गिव द टैक्स। यस, वो लोग जिनके पास खाने तक के लिए पैसे नहीं हैं, जो कैसे कैसे करके अपना काम चला रहे हैं, दे वर बाउंड टू गिव द टैक्सेस। यस, और एक ही तरीके का टैक्स नहीं, उनसे हर तरीके के टैक्स लिए जाते थे, चाहे वो लैंड के टैक्सेस थे, चाहे वो टाइथेस था जो अभी मैंने बताया जो क्लर्जीज कलेक्ट करते हैं, बाकी इसमें टाइल भी आएगा, जो टाइल टैक्स भी कलेक्ट होता था। ओके, लेट अस सी। Only members of the third estate was which comprised of poor peasants and paid taxes, जो कि बहुत ही गलत बात थी, absolutely wrong. The society of states was part of the feudal system since Middle Ages.
विच वॉज फॉर्म्ड ड्यूरिंग एज ओल्ड regime। इसका पहले से ही ट्रेडिशनल एक या ट्रेडिशनली पहले भी फ्रांस में ऐसा देखा गया है, जिसको हम ओल्ड रेजिम कहते हैं, ठीक है। तो ये पहले से ही चलता आ रहा था, लेकिन ये टैक्सेस और भी ज़्यादा एक पुअर प्रेशर जो है थर्ड स्टेट पे हो चुका था, जो भी किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है। एंड डिस्क्राइब्ड एज सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1789, यानी कि पहले भी ये डिवीज़न था, 1789 से पहले भी ये सोसाइटी इस तरीके से थी, लेकिन अब बहुत ही ज़्यादा एक बहुत ही गलत वे में इनको रिटेलिएशन मिल रहा था, जिसकी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके थे। Peasants, the members of the third estate, had to render services to the lord working in his house and fields, serving in army and by participating in building roads। अब ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं, जितना भी मैंने पॉइंट्स अभी एक्सप्लेन किया है, आप देखने के अलावा जो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ इन पॉइंट्स को, आपको उन्हें सुनना भी है बेटा। इसी का मतलब है फ्यूडल सिस्टम। इस पॉइंट का peasants, the members of the third estate, had to render services to the lord working in his house and fields। यानी कि जो थर्ड स्टेट है, मैंने अभी आपको बताया पहले से इनकी सोसाइटी ऐसे थी, वो पुअर पीपल दे यूज टू वर्क इन अदर्स हाउसेस। जो ये रिच पीपल होते थे, जो क्लर्जीज होते थे, ये उनके लिए काम करते थे। जो उनके पास ज़मीनें होती थी, उनकी ज़मीन पर काम करते थे, आर्मी ज्वाइन करते थे, ओके। जो भी डिफरेंट इनका जो भी वर्क था, ये सारा इनकी जो सर्विस थी, इट वाज टुवर्ड्स द रिच पीपल ओनली, और इसी को हम फ्यूडल सिस्टम कहते हैं, जो कि ये शुरू से ही चला आ रहा था, 1789 से पहले से ही चला आ रहा था फ्रांस में। अब वो टाइटस भी दे रहे हैं, जो कि एक तरीके का टैक्स है चर्च की तरफ से। अब देखते हैं इसके अलावा क्या है। दे वर ऑब्लाइज टू पे टाइटस which is a tax levied by the church to the church, and finally they had to pay taxes to the state also। definitely वो churches को भी दे रहे हैं, states को भी दे रहे हैं, मतलब जो क्लर्जीज़ हैं, जो चर्च ये टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। अब क्लर्जीज़ को क्या बहुत मज़ा आ रहा है कि भाई हमें तो देखो मोनार्क ने इतनी प्रिविलेज दी है, तो वो बहुत ही ज़्यादा खास थे उन मोनार्क्स के, वो या बर्बन फैमिली के आप कह सकते हैं, क्योंकि वो खुद ही गवर्नमेंट थे, वही फ्रांस चला रहे थे उस समय। But definitely the condition was not good at all. It was basically the third estate that had to bear the burden of financing activities of the state by paying taxes। Means ये बात हर तरीके से गलत है, मैं दोबारा दोहरा रही हूँ उस चीज़ को, कि जो गवर्नमेंट ने कर्जा लिया वो थर्ड स्टेट के गरीब लोग टैक्स देकर उनकी भरपाई कर रहे थे, और उन पर हर तरीके से अत्याचार हो रहा था। So this is how they were exploited। अब टाइथिस के अलावा दीज इंक्लूडेड अ डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड टाइल। एक डायरेक्ट टैक्स भी होता है जिसे हम टाइल कहते हैं, ठीक है। ये कौन कलेक्ट करते थे? ये जो रिच पीपल होते थे, ये वही कलेक्ट करते थे टाइल। जैसे उनका कोई ज़मीन पर उन्होंने काम करी हो, उससे रिलेटेड कोई टैक्स इन्होंने कलेक्ट कर लिया हो, ऑलराइट, सो ये उसमें आ जाता है। और जो इनडायरेक्ट टैक्स था, वो जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, जो कॉमन चीज़ें होती हैं, कॉमन कमोडिटीज़ होती हैं, ये उस पर भी टैक्सेस लेते थे, ओके। सो डेफिनेटली यू मस्ट बी फीलिंग अ बिट अनोइंग, बिकॉज इट वॉज रियली अनोइंग। यहाँ पे मैंने एक पिक्चर ली है, एक इमेज ली है फ्यूडल सिस्टम को समझाने के लिए। आप देख सकते हैं ये पूरा एक सिस्टम है। नीचे जो है बिल्कुल बॉटम में, ये सारे जो है पेजेंट्स हैं, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं? फॉर द रिच पीपल। ये आर्मी में भी सर्व कर रहे हैं, वो उनके लैंड पे भी काम कर रहे हैं, और उसके ऊपर कौन काम कर रहे हैं? जो क्लर्जीज़ हो गए, नॉबिलिटीज़ हो गए, और सबसे टॉप में कौन है? जो किंग है। और किंग किसको प्रिविलेज दे रहा है? जो नॉबिलिटीज़ है, क्लर्जीज़ हैं फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के, ओके। यानी कि जो थर्ड स्टेट के जो पुअर पीपल है, दे यूज टू give all type of services, whether they were
a cook at somebody's house, whether they were peasant, farmer, anything, और they were knight also. knight यानी कि जो गार्ड करते हैं पैलेसेस वगैरह को, उनके जगहों को, they are knights. क्योंकि जो किंग है, किंग ने क्लर्जीज़ और नॉबिलिटीज़ को ये काम दे दिया था कि आप टैक्सेस कलेक्ट करो, और डेफिनेटली अगर आप टैक्स कलेक्ट करते हो हर तरीके से तो उनको कुछ ना कुछ प्रिविलेज ज़रूर मिलता था, और बदले में क्लर्जीज़ और नॉबिलिटीज़ उनको जो भी है हर तरीके से सुरक्षा और हर तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड करते थे. सो यू कैन सी दैट देयर इज़ एन हायरार्की, और इस तरह की हायरार्की एब्सोल्युटली गलत है. जहाँ भी ऐसे हायरार्किकल सिस्टम दिखा गया है वहाँ डेफिनेटली कोई ना कोई रेवोल्यूशन ज़रूर आया है. ये बस एक इंट्रोडक्शन था. आगे मैं सब टॉपिक बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट वीडियोज़ होंगे, आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन समझने में आसानी रहेगी. ओके, अदरवाइज इफ़ आई एक्सप्लेन यू एवरीथिंग इन द सेम video then it will go lengthy. So I was sharing my screen with you all, so you can all revise, and then after that we will see the struggle for survival. या फिर चलिए मैं आपको द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल भी इसी में ही बता देती हूँ. अब क्या हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है प्रेशर पड़ चुका था थर्ड स्टेट में, पेजेंट्स सॉरी जो पुअर पीपल थे, जो पेजेंट्स थे. अब इसके अलावा और भी चीज़ें हुई थी जिसे आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना. द इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस from about 23 million people in 1715 to 28 million people by 1789 led to rapid rise in the demand for food grains. फ्रांस की पॉपुलेशन 1715 तक कितनी थी? 23 मिलियन, यानी कि 23 मिलियन, जो कि बढ़कर 1789 में 28 मिलियन यानी कि 28 मिलियन हो चुकी थी. अब जब पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो आपको पता है डिमांड भी बहुत ज़्यादा होती है चीज़ों की, तो वैसे ही फूड ग्रेन्स की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई. अभी 1789 के दौरान ये सारी चीज़ें हो रही थी. पेजेंट्स के ऊपर कितना ज़्यादा, थर्ड स्टेट के ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था, और उनको डेली ब्रेड तक मिलना मुश्किल हो गया था. अब इसकी वजह से सिंस द प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन वॉज नॉट सो मच एज द डिमांड, क्योंकि जितनी डिमांड थी उतना प्रोडक्शन नहीं था. द प्राइजेज ऑफ ब्रेड, द स्टेपल फूड ऑफ द मेजॉरिटी शॉर्ट अप क्विकली. स्टेपल फूड यानी कि जो हम रोज़ाना जैसे हम अपना दाल रोटी सब्ज़ी खाते हैं, उसी तरीके से वहाँ पे जो भी उनका कॉमन ब्रेड था उसके ऊपर जो है, जो कि एक स्टेपल फूड था वहाँ का, उसके ऊपर प्राइजेस बढ़ा दिए गए. ओके, और नॉर्मली ऐसे ही होता है, व्हेन डिमांड इज़ इंक्रीज प्रोडक्शन कम होती है, एंड जो कमोडिटीज़ होते हैं उस इवन डेली कमोडिटीज़ के प्राइस भी इंक्रीज हो जाते हैं, एंड एट अ रैपिड रेट, एंड इट इज़ एन इकोनॉमिकल पॉइंट ऑल्सो. Most of the people who worked as laborers in workshops received fixed wages from their employers. There was no parity between the fixed wages and rising prices. Exactly. अब देखो, अगर प्राइजेस बढ़ रहे हैं कमोडिटीज़ पे, और सैलरी या जो वेज उनको मिल रहा है, अगर उनको डेली वेज भी मिल रहा है, वो बहुत ही कम है, जिससे वो अपने लिए एक रोटी यानी कि एक ब्रेड तक नहीं खरीद पा रहे हैं, अपने फैमिली का पेट तक नहीं पाल पा रहे हैं, तो वो किस तरीके से अपना घर परिवार चलाएंगे, कैसे वो अपनी लाइवलीहुड को चलाएंगे. इट वॉज सो डिफ़िकल्ट. कोई पैरिटी ही नहीं थी उनके फिक्स वेजेस में, और जो प्राइस दिन पर दिन जो बढ़ते जा रहे थे. ऑन द अदर हैंड, तो ये सारी प्रॉब्लम्स है. ओके, क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ रहा था स्पेशली पेजेंट सेक्शन को. ऑन द अदर हैंड, अ वाइड गैप स्टार्टेड डेवलपिंग बिटवीन द रिच एंड द पुअर. डेफिनेटली क्लर्जीज एंड नॉबिलिटीज़ की अगर हम बात करें, जो कि काफ़ी प्रिविलेज सोसाइटी है या सेक्शन है बोथ द स्टेट्स, वो अमीर और भी अमीर होते जा रहे थे, और गरीब ऑलरेडी उन पर इतना प्रेशर है और वो और भी ज़्यादा गरीब होते जा रहे थे. एंड दे वर बाउंड टू बी लाइक दैट ओनली ड्यूरिंग दैट पीरियड, जब तक कि उसमें उनके अंदर एक नेशनलिज्म की या फिर एक रिवॉल्यूशन की जो है
एक स्पार्क नहीं जगी, तब तक यही सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी उन्हें। The things worsened to something subsistent that kept on occurring frequently in France during the old regime। इसके अलावा और भी उस समय ऐसा हुआ था कि वेदर कंडीशंस भी चेंज होने लग गए थे, प्रोडक्शन नहीं हो रही, इन्फ्लेशन है, एवरीथिंग। अब ये ज़्यादातर होने लगे। और क्रॉप्स क्योंकि वेदर कंडीशन की वजह से क्रॉप्स भी अच्छी ग्रो नहीं हो रही थी, प्रोडक्शन अच्छा नहीं हो रहा था। अब ये एक बार हुआ, दो बार हुआ, अब ऐसी चीज़ें फ्रांस में उस समय पर बार बार होने लगी। आई होप कि आपको इतना प्लॉट मिल गया होगा इस चैप्टर का। इसके बाद जो सब टॉपिक्स है वो आपको जैसे छोटे छोटे टर्म्स में आपको बताया जाएगा, जो भी इंसिडेंट जिस तरीके से प्लेस हुआ हो। ये जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था, इट वाज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट एक्चुअली। आप इसे अच्छे से समझिए, पढ़िए। एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है इसका रीज़न क्या था। आपको प्रेजेंट डेट या प्रेजेंट स्टेट के बारे में भी पता होना चाहिए, प्रेजेंट टाइम में अभी क्या हो रहा है फ्रांस में। इट इज़ रियली गुड फॉर यू। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप इसको रिवाइज़ कीजिए, सोचिए, एंड आई एम श्योर कि आपको काफ़ी समझ में भी आया होगा। एंड वॉट एवर यू लिसन एंड वॉट एवर यू study, kindly do it with patience. Okay, so thank you everyone. Take care of yourselves. I'll meet you in the next video. Till then, bye bye.